और मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ सर आपको, आपने मेरी बात को सुना लगन से, तुरंत एक कहने पर तुरंत पैसे डाल दिए कि ठीक है भारत में आपके साथ चलूंगा। ऐसे ही कैंसर जी ने भी किया, धन्यवाद करते हैं आपको। उनको बुलाने से मैं उनके सम्मान में हो सकता हूँ। हम जिएंगे अभी मरेंगे, हम जिएंगे अभी मरेंगे, ऐसा विधान तेरे मान दिया, सम्मान दिया दे दिया अधिकार, मान दिया, सम्मान दिया है, दे दिया अधिकार। ला 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 आइए बेटो सिंह जी मंच पे। उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, मातृशक्ति के रूप में पधारी हुई सभी हमारी बहनें, सभी बाहर से आए हुए आगंतुक, आज के मीडिया बंधु, सबसे अहम कड़ी होती है हमारे लोकतंत्र में, वो है मीडिया। तो हम मीडिया बंधु का भी स्वागत करते हैं, वो यहाँ पर आए हैं। इतनी विषम परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी हम लोग यहाँ पहुँचे, क्योंकि ये संविधान में हमारी आस्था थी। यदि हमारी आस्था किसी विषय में ना हो तो शायद उसकी प्राप्ति हमको नहीं हो पाती। हमारी आस्था इतनी अटूट थी, जिसके आधार पर हम लोग यहाँ आज उपस्थित हैं और हम लोग सेमिनार कर रहे हैं। हालांकि संचालक महोदय ने मुझे बुलाया है, विषय बहुत ही व्यापक है और इतने व्यापक विषय को प्रस्तुत करने के लिए मेरा कद इतना बड़ा नहीं है कि मैं इसको प्रस्तुत कर सकूँ अपने आप को। बहुत मैं जितना भी आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊंगा या जितना भी सारगर्भित तरीके से आपको प्रस्तुत कर पाऊंगा वो मैं प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत ने इसको लिखा है कि उनके सामने सूरज को दिया क्या दिखाना। तो फिर भी वो हमारे लिए छोड़ के गए हैं, इसको हमें अपने कंधों पर लेकर चलना है, ये हमारा सभी का कर्तव्य है। क्योंकि 11 कर्तव्य जो दिए गए हैं हमारे संविधान के अंदर वो तो है ही है, इसके बाद में एक जो हमारी व्यक्तिगत जो जिम्मेदारी है वो ये है कि इस संविधान को हम अपने कंधों पर लेकर चलें। संविधान केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये अपने अंदर धारण करने की चीज है। अपने अंदर धारण कर लीजिए, इसको जियो, इसको जीवंत मान के चलिए, एक जीवंत ग्रंथ है ये। तो अब हम शुरू करते हैं। एक सारगर्भित व्याख्या मैंने इसकी करने की कोशिश की है। मैं कितना इसमें कह पाऊंगा या आपके लिए मैं इसमें चीजें बता पाऊंगा। तो सबसे पहले संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा का गठन जो है होने के बाद उसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। सभी लोग सहमत हैं इस बात से। और उसके बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी, इसको ड्राफ्ट करने वाली जो समिति बनी थी उसमें बाबा साहब इसके चेयरमैन थे। सभी लोग सहमत हैं इस बात से? हाँ। तो इसको बनाने के लिए जब बाबा साहब ने इसको लिखना शुरू किया तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा।
कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतना समय इसको ड्राफ्ट करने में लगा। ठीक है, सभी सहमत है इस बात से? सभी लोग जानते भी होंगे। हम ऐसे ही सीक्वेंस में समझेंगे इसको। ठीक है, तो जब ये तैयार हो गया तो 26 जनवरी 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को, जो आपने अभी प्रीएम्बल पढ़ा था उसमें पढ़ा था आप लोगों ने, हमने क्या किया था? इसको अंगीकार किया था। अंगीकार का मतलब समझते हैं? हमने धारण किया इसको। ठीक है, और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। सहमत हैं सभी लोग? जहां पे भी आपको ऐसा लगे कि कुछ विरोधाभास है तो मैं उस बात के लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगा। पहले ही बोलता हूं, मेरा कद इतना बड़ा नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूं, ना ही विधि विशेषज्ञ हूं, लेकिन मेरा ये प्रयास है कि मैं आपके समक्ष इसको प्रस्तुत करूं, क्योंकि विधिक चीज है, संविधान एक ऐसी चीज है, इसमें इतनी सी भी गलती नहीं चलती। लेकिन मैं प्रयास जरूर कर रहा हूं कि मैं आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा, जो भी सूचना दूंगा, वो सही है। तो 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू। ठीक है जी। जब संविधान हमको पहली बार मिला तो इसमें 395 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी और इसके 22 भाग थे। क्या डिटेल था? 395 अनुच्छेद थे, हाँ, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। हमें इस रूप में मिला ये। अब तक जो वर्तमान स्थिति है संविधान की वो ये है कि इसमें 448 अनुच्छेद हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां हो गई हैं और 25 भाग हो गए। कितना हो गया? ये वर्तमान की बात बता रहा हूं आपको। 448 अनुच्छेद हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं और 25 भाग हो चुके हैं, जिसमें प्रत्येक भाग का सार्वजनिक व्याख्या आपको बताई जाएगी। साथियों, अब तक जो हमारे जितने भी संशोधन हुए हैं हमारे संविधान के, कुल मिलाकर के 106 संशोधन हो चुके हैं। कितने संशोधन हो चुके हैं? 106। ठीक है, यहां पर हमने मौलिक अधिकार की बात की। आज हमने अपने कर्तव्य, जिन्हें ड्यूटीज भी कहते हैं, उन ड्यूटीज का भी हमने व्याख्या किया कि 51 ए के तहत ये कर्तव्य इसमें डाले गए। लेकिन ये कब डाले गए इसकी व्याख्या नहीं की गई थी, शायद आगे आके व्याख्या होगी, लेकिन मैं आपकी सूचना के लिए आपको बता दूं कि सन 1976 में, सन 1976 में ये 42वां संशोधन करके इनको डाला गया था। कौन सा संशोधन था? 42वां संशोधन किया गया था और 1976 में इनको डाल दिया। साथियों, हमारा जो संविधान है, हम जो अपना प्रीएम्बल पढ़ते हैं, अगर प्रीएम्बल को समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। सबसे पहली चीज है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब हमारा ये देश किसी के अधीन नहीं है। हमारा देश किसी के अधीन नहीं है, कोई बाहरी हस्तक्षेप हमारे इसमें नहीं है। दूसरा चीज है सोशलिज्म, समाजवाद है। हमारे यहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं, विविधता है, अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं, अन्य भाषाओं के लोग रहते हैं, अन्य प्रांतों के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सब मिलकर के क्या है? भारत, दैट इज इंडिया, है ना? तो ये हमारी हो गई
सोवर्निटी, सोशलिज्म, समाजवाद है हमारे यहाँ, धर्मनिरपेक्षता है हमारे यहाँ। कोई भी अपनी आस्था के अनुसार अपने धर्म को मान सकता है। हम किसी के भी धर्म को गलत नहीं बोल सकते। सभी का सम्मान करना है, सभी का धर्म बराबर है, सभी की आस्था स्वतंत्र रूप से वो अपना आस्था के अनुसार उस धर्म को मान सकता है। ये है हमारी धर्मनिरपेक्षता। ठीक है। हमारा देश वैसे भी धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। अगला है लोकतंत्र, जो मूल स्तंभ है हमारे यहाँ का, मूल स्तंभ है लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या है, जिसे इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं। कैसे? जनता के लिए और जनता के द्वारा। जनता के लिए क्यों है? कि जितने भी नियम कानून जो भी बनते हैं वो जनता के लिए बनते हैं। जनता के द्वारा क्यों? क्योंकि हम वोट डाल के अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और सरकार को चुनते हैं, इसीलिए जनता के द्वारा। क्लियर है ये बात? अगली चीज है रिपब्लिक, यानी गणराज्य। हमारे देश में जो हमारा सबसे ऊंचा पद है वो कोई वंशानुगत पद नहीं। जो हमारा देश है उसमें जो सर्वोच्च पद है वो वंशानुगत नहीं है, बल्कि कहां से आएगा? जनता के द्वारा चुना। ये गणराज्य है। ठीक। यहां किसी को कोई भ्रम तो नहीं, इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। अब संविधान की उत्पत्ति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा मैं। हमारा जो संविधान है, इसमें ध्यान देना, जिन शब्दों को मैं जोर से बोलूं ये समझ लीजिए अपने आप में एक प्रश्न है, आपसे पूछा भी जा सकता है। तो हमारा ये संविधान है सबसे बड़ा विधिक और लिखित संविधान है। कैसा है? हाँ, लिखित, सबसे लंबा लिखित संविधान है। कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हमारा संविधान, तो क्या बताएंगे आप? यस। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक। तो संविधान की प्रक्रिया जो चली थी वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन चली, और इस दौरान इसको लिख लिया गया था। ये जो हमारा प्रियम्बल है ये मैं आपको बता चुका हूं। अब इसमें अनुच्छेद, इसके भाग हैं कुछ। इसके फर्स्ट भाग से हम शुरू करते हैं। अब हम अधिकारों की बात कर रहे हैं। अब इसमें सबसे पहला जो भाग है वो प्रियम्बल का था। ठीक है, उसकी जो प्रक्रिया चली थी वो मैंने बता दिया। अब हम इसके थर्ड पार्ट की बात करेंगे। थर्ड पार्ट में सबसे पहले मौलिक अधिकार। आपको बता दो मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। आप लोग में से अधिकतर लोग जानते हो। कोई बताइए, आप ही लोग बताइए, आप बताइए सर। समता का अधिकार। समता का अधिकार, वेरी गुड सर। आप बताएं, बताइए सर। शिक्षा का अधिकार, ठीक है जी। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, बहुत सुंदर। आप बताइए सर। अच्छा, बोलने का अधिकार। हाँ, बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार, हमको बोलने का अधिकार है। अभिव्यक्ति जिसे कहते हैं, अभिव्यक्ति का अधिकार। हम किसी भी विषय पर स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले कहा
कि हमको हमारा देश कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है, तो कोई भी अपनी आस्था के अनुसार धर्म का पालन कर सकता है और हम किसी दूसरे धर्म को बिना सोचे समझे अकारण कुछ भी नहीं कह सकते हैं, सही बात करना है, क्योंकि वो भी हमारे देश है। तो हमें अपने ध्यान में देश को रखना है, देश में जो भी चीजें वो हमारी और वो हमारे, सभी लोग हमारे हैं, कोई भी बाहर से नहीं आया, विदेशी लोग हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकते हैं, उसके विषय में हम कह सकते हैं, लेकिन हमारे देश की जो चीजें हैं उनका आदर करना, सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो अधिकार एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, समानता का अधिकार। हाँ, एक बड़ा अच्छा शब्द आया है, समानता। हम बार बार इस शब्द को सुनते हैं, समानता क्या है? समानता क्या है? कोई भेद नहीं करना। कल भी मैं बोल रहा था, मैंने कहा हम किसी भी प्रकार का भेद नहीं करेंगे। मानव से मानव में क्या भेद होना चाहिए? मानव तो सभी एक ही है। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप हिंदू हैं, मैं बुद्धिस्ट हूँ, ब्राह्मण को ये थोड़ी मानवतावादी बनती है। एक शब्द और आता है, समानता और समता। बार बार आप लोग सुनते हैं, नीचे उर्दू भी मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये दो शब्द बार बार रिपीट होते हैं, पुनरावृत्ति होती है। इन दोनों में अंतर क्या है? सुनने में एक जैसे लगते हैं, कोई तो अंतर होगा। क्या कोई महानुभाव मुझे बताए कि समानता और समता में क्या अंतर हो सकता है? चलिए मैं ही बताता हूँ। समानता मैंने अभी आप लोगों को डिफाइन कर दिया था कि हम सभी लोग बैठे हुए हैं, समानता का मतलब होता है होमोजीनियस। क्या समाज में सभी लोग होमोजीनियस हैं? आप भी होमोजीनियस या सब लोग नहीं है ना? हम तो कैटेगराइज इसे अनुसूची बोलते हैं। अनुसूची का मतलब कोई ओबीसी है, कोई एससी है, कोई एसटी है, फिर इस कैटेगराइज वर्गीकरण हो गया इसका। जब वर्गीकरण हो गया, चीजों का जब वर्गीकरण हो जाता है तो हम होमोजीनियस नहीं रह पाते। दैट टाइम वी आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस। क्या हो जाते हैं? हेट्रोजीनियस हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, हम अलग अलग समूहों में बंट जाते हैं। अब आती है समता। तो समानता, हम सभी लोग बराबर दिखने चाहिए। संविधान क्या कहता है? हम सभी लोग बराबर दिखने चाहिए। समाज में है तो समाज में संविधान के अनुसार सभी लोग बराबर। ठीक? संविधान कहता है कि जो पीछे छूट गए हैं उनको भी आगे लाना है। तब कहां आएंगे वो? तभी तो समान होंगे। इक्विटी, समता को क्या बोलते हैं? इक्विटी। इक्विटी का मतलब उस इंसान को उसकी जरूरत के हिसाब से जो जरूरत है उसकी उतना दे दीजिए, तब वो समानता में आएगा। क्लियर? आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही एक रूम था, रूम के बाहर कुछ गेम चल रहा था, सभी लोग उसको देखना चाहते थे। सभी लोग देखना चाहते थे तो सबकी हाइट अलग अलग थी। एक बच्चा 2 फुट का था, एक बच्चा 3 फुट का था, और एक बच्चा जो है 5 फुट का था। और जो मैच दूसरी साइड चल रहा था, जो बीच में दीवार थी, वो 5 फुट की थी। तो 5 फुट वाला देख सकेगा क्या 3 फुट वाला देख सकेगा? नहीं देख सकेगा। कितनी जरूरत है इसको? 2 फुट का होना चाहिए। तो 2 फुट का एक स्टूल लाएंगे, उसको दे देंगे, उस पर खड़ा होगा, वो मैच देख लें। एक बच्चा था 2 फुट का, उसको कितनी जरूरत है? 3 फुट की। तो उसको कितना देंगे? 3 फुट देंगे। दिस इज इक्विटी एज पर द नीड। तभी तो समान होंगे। तो संविधान ये कहता है कि जो लोग पीछे छूट गए हैं या जो लोग पिछड़ गए हैं, चाहे वो आपके शैक्षिक रूप से,
आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से उनको उतना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। बाबा साहब ने इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए संविधान में इन सारी चीजों को डाला और संहिताबद्ध किया। ताली बजाओ। साथियों, तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो सबसे पहला यही आता है कि समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार की जब बात आती है तो हमको समता भी, इक्विटी भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, और वही इस संविधान की मूल आत्मा थी कि सबको बराबर कैसे लाया जाए, सबको अधिकार कैसे दिया जाए, ये समाज किस तरह से बराबरी का दर्जा प्राप्त कर ले, ये संविधान में बाबा साहब ने डाला था। कितनी ऊंची सोच रही होगी, सोच लीजिए आप, ऊंची सोच रही होगी कि नहीं, है कि नहीं? बौद्धिक स्तर कितना रहा होगा, तब जाकर के इन सारी चीजों को डाला गया। विभिन्न देशों के जितने भी संविधान थे उनका अध्ययन करने के बाद उसका सारगर्भित निचोड़ निकाल करके उनको यहाँ लाया गया। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए, अमेरिका, जापान, फ्रांस, ऐसे कितने देश, वहां से वहां की क्या क्या, किस तरह का समाज है, उस समाज में किस तरह की जो उनकी चीजें थी उनको रीड किया गया, और फिर वो हमारे समाज से तुलना करते हुए तब लिखा गया। इसमें इतने देशों के संविधान से लेकर के उसका निचोड़ निकाला, तब यहाँ लाया गया। उसको भी ऐसे नहीं, संविधान सभा के जो हमारे सदस्य थे 389, उन सबकी सहमति से, सबकी सहमति दी गई इसमें, तब तक कितना बड़ा काम रहा हो। जिस चीज को लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग जाते हैं, तो आप उसके महत्व को समझ सकते हैं, हम इसके महत्व को समझ सकते हैं। संविधान निजी तौर पर मेरे जीवन में तो सर्वोच्च स्थान रखता है, और ये हमेशा रहेगा। उन्हीं मूल नियमों को मानते हुए, संविधान का पालन करते हुए, ये नहीं मैंने अपने जीवन में उसको उतारा, चाहे वो शिक्षा, संगठन और संघर्ष का रहा हो। बाबा साहब का मूल मंत्र था 1920 के बाद अपनी हर स्पीच में बाबा साहब इस बात, ये मूल मंत्र था। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसके माध्यम से आप अच्छी से अच्छी लड़ाई को जीत सकते हैं। साथियों, स्वतंत्रता का अधिकार, सभी लोग बोलते हैं ना स्वतंत्रता का अधिकार हमारा राइट है। अगर आपको स्वतंत्रता मिल जाए और समानता ना मिले, भेदभाव ना खत्म हो, तो इस स्वतंत्रता को स्वतंत्र कह सकते हैं? कह सकते हैं सर? नहीं कह सकते ना। तो ये स्वतंत्रता तभी संभव है जब हमारा जो समाज है वो सब समान होमोजीनियस हो जाए। जब सब समान हो जाएंगे, सभी का जो शेयर है बराबर हो जाएगा, तभी तो स्वतंत्रता का अधिकार मायने रखेगा आपने। साथियों, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध जो हमारा अधिकार है, हम हमारा जो शोषण है वो भी नहीं होना चाहिए, ये भी हमारा अधिकार है। हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, यदि हमारा शोषण होता है तो हम उसके लिए अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। तो अभिव्यक्ति का अधिकार भी उसी में इंक्लूडेड है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, सबसे पहले सांस्कृतिक की बात करता हूं। सांस्कृतिक में क्या है? आस्था के अनुसार धर्म को मान सकते हैं, ये सांस्कृतिक है, धार्मिक, ठीक है। शैक्षणिक अधिकार, एक समय था, उन दूसरी चीजों पर मैं व्याख्या नहीं करूंगा, कि थोड़ी कंट्राडिक्टरी है, तो उसकी व्याख्या नहीं करूंगा, मैं केवल संविधान की बात करूंगा, उसी मैं अपना ध्यान केंद्रित करूंगा।
जैसी भी व्यवस्था थी उस व्यवस्था में हमारे पास एजुकेशन नहीं थी। तो बाबा साहब ने इस चीज को सबसे पहले समझा कि अगर देखा जाए तो हमारे समाज में या शैक्षिक स्तर की बात करें तो उनका शैक्षिक स्तर सबसे बहुत ही ऊंचे रखते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि मानव जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अवस्था पशुवत है, दूसरा मानवीय है और तीसरा महामानवीय। तो उनकी जो अवस्था थी वो महामानवीय। कई सदियों में एक आदमी आता है, सिंगल आदमी आएगा, कई सदियां बीत जाएंगी तब एक आदमी आएगा, तो वो उनकी महामानवीय अवस्था थी। तो बाबा साहब ने शिक्षा के महत्व को समझाया और उन्हीं विचारों को आपके लिए छोड़ के गए। एक पीढ़ी थी, बाबा साहब को ये चीज विरासत में कहां से मिली? जो महापुरुष थे उनसे पहले। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे क्योंकि उस समय ऐसी व्यवस्थाएं थी, पढ़ाई लिखाई का उतना ज्यादा चलन भी नहीं था। जैसे कबीरदास जी हुए, कबीरदास जी को उन्होंने सही रूप में अपना गुरु माना, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। तो बाबा साहब उनको अपना गुरु मानते थे क्योंकि उनसे बहुत बड़ा अध्यात्म मिला, चिंतन मिला। उस विरासत को, जो विरासत संगठित नहीं थी। कैसी विरासत थी वो? उस समय जितने भी महापुरुष हुए वो सब संगठित संघर्ष नहीं करते थे और उसको कहीं ग्रंथों में भी बहुत ज्यादा नहीं लिखा गया था क्योंकि उस समय शायद रहा होगा कि इतनी चीजें उपलब्ध ना हो, रिसोर्स ना हो, संसाधन ना हो। बाबा साहब ने उसको महत्व को समझते हुए अगली पीढ़ी को दिया। तो ये हम सब की भी ड्यूटी बनती है कि हम जो परंपराएं चली आ रही हैं उन परंपराओं को अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करें। अगर ये अगली पीढ़ी को ट्रांसफर नहीं होती है तो क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। तो समाप्त हो जाने का मतलब क्या होगा? समाज बहुत पीछे चला जाएगा। हमारा उद्देश्य यही है कि आज हम यहाँ जो चिंतन कर रहे हैं ये चिंतन नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करना चाहिए। तो ये हमारे अधिकार थे जिसमें समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध हमको बोलने का अधिकार हो गया, अभिव्यक्ति जिसे कहते हैं, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार हो गया। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। इसके अलावा हमारे कर्तव्य भी है, कर्तव्य करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? अधिकार पहले रख देते हैं, कर्तव्य नहीं करते, कर्तव्य भूल जाते हैं। तो हमारे 11 कर्तव्य भी हैं। ये तो संवैधानिक कर्तव्य है जो 1976 में 42वें संशोधन के बाद हमारे इसमें एक है। तो कर्तव्य भी हमें पूरे ध्यान में रखते हैं। आगे जाके जो संविधान विशेषज्ञ इस पर प्रकाश डालेंगे वो लोग भी आप लोगों को बताएंगे। तो मैं 11 हम लोगों ने पढ़ लिए, इसको रिपीट करने की आवश्यकता है? नहीं, मैं कर सकता हूँ। ठीक, जी जी, जो ज्यादा खास समझ सकते हैं आप, या जरूरी है उसको रिपीट करना? अब मैं हमारा जो संविधान है आज भी इतना प्रासंगिक है, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में भी हमारा संविधान प्रासंगिक है। हमारे समाज में ध्रुवीकरण हो रहा है। ध्रुवीकरण समझते हैं? पोलराइजेशन। एक अलग अलग समूह बना के ध्रुवीकरण हो रहा है लोगों का। ये फला समूह हो गया, ये फला समूह हो गया, ये फला समूह हो गया। इसको ध्रुवीकरण बोलते हैं, यानी पोल पे जमा हो जाना। कल एक भाई साहब बता रहे थे
नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में। वो अच्छी व्याख्या थी, साइंटिफिक वे था वो समझाने का, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। तो इस तरह से ध्रुवीकरण हो रहा है, असमानता बढ़ रही है, आर्थिक असमानता बढ़ रही है। आर्थिक असमानता की बात करें तो एक टाइम में साउथ अफ्रीका में ऐसा हो गया था, तो जो गरीब है वो बहुत गरीब और जो अमीर है वो पूरा अमीर। ये असमानता है, एक आसमान में बैठा है, दूसरा जमीन पर। तो जब इस तरह की चीजें बढ़ रही हैं, और क्या बढ़ रहा है? सामाजिक विभाजन। क्या बढ़ रहा है? सामाजिक विभाजन हो रहा है। ये फला का वोट हो गया, ये फला का वोट हो गया, ये फला का वोट हो गया। वो जब पार्लियामेंट में बैठते हैं तो सब एक साथ करते हैं, एक साथ सब कुछ करते हैं, लेकिन समाज को क्या हो गया? बांट गया, ये इससे नहीं मिलेगा, ये इससे नहीं मिलेगा। इसी को सामाजिक विभाजन बोलते हैं। तो ये जो सामाजिक विभाजन ये रोकना चाहिए, किसी भी हालत में रखना चाहिए। समाज को एक रहना चाहिए, मानव मानव एक है, क्यों बैठना है? देश देखना नहीं है, हमको कंट्री का भी सोचना है। देखिए समाज कैसे बनता है? सबसे पहले एक घर होता है, हम घर में जितने लोग हैं, घर के जितने मेंबर हैं, वो भी एक समाज है। फिर वो मोहल्ले के जितने लोग हैं, वो भी एक समाज है। गांव के जितने लोग हैं, उसमें कई तरह की बिरादरी रहती है, वो एक समाज होता है। कहीं बाहर वाले गांव से कोई बात हो जाए तो पूरा गांव में हो जाता है। तो ऐसे ही हमको क्या रहना है? इंक्लूसिव रहना, तभी तो देश का विकास होगा, तभी समाज का। हमारे संविधान के जो सिद्धांत हैं, हमारे संविधान की जो थ्योरी, इसमें जितनी भी सिद्धांत लिखे गए हैं वो कब कमजोर पड़ते हैं? कोई बताएंगे कब कमजोर पड़ जाएंगे? हमारा देश कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक है। तो डेमोक्रेसी के जो 3 पिलर हैं, वही के मैं तो कहूँगा 4 है, उसमें मीडिया भी एक इंक्लूड हो गया। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका और मीडिया। मीडिया भी एक बहुत बड़ा स्तंभ है। अगर ये लोग कमजोर पड़ जाए, न्याय वाला न्याय नहीं करे, कार्यपालिका कोई नियम नहीं बनाए, उनको लागू नहीं करे, मीडिया वाले अगर कुछ गलत हो रहा है उसकी आवाज ना उठाए, चुप बैठ जाए, साइलेंट हो जाए, तो क्या होगा? है सिद्धांत कमजोर हो जाएंगे ना। जो सिद्धांत लिखे गए हैं वो कमजोर पड़ जाएंगे, है कि नहीं? मानते हैं जी। तो इस तरह से तो हमें यही कहना है कि जो हमारा संविधान है ये हमारी चेतना का दर्पण है। हमारा संविधान क्या है? हमारी चेतना का दर्पण है। ठीक है, बहुत रोचक विषय था। मुझे आदेश 25 मिनट का हुआ था, शायद मेरा समय समाप्त होने की ओर है। अगर अगले सत्र में समय मिलेगा तो मैं आगे बोलूँगा, वक्त बहुत लोग हैं और मैं फिर से अपना ये सारगर्भित जो व्याख्या की उसको कंटिन्यू रखूँगा। मुझे समय देने के लिए संचालक महोदय का, आज के जो अध्यक्ष जी हैं आज की सभा के, वैसे अध्यक्ष जी आज के नियुक्त हो जाने चाहिए थे, उन्हीं की अध्यक्षता में होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो सका, कोई बात नहीं।